दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी भूगोल का अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। IUCN द्वारा पौधों और प्राणियों का वर्गीकरण किस प्रकार और किस आधार पर किया गया है, भारत में बाघ परियोजना क्या है और भारत में वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। दोस्तों अध्याय की शुरुआत हम पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में पाए जाने वाले जनजाति समूह लेप्चा के लोक संगीत से करेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें और मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। दोस्तों इस दुनिया में या इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीव, जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। और ये पूरा जो आवासीय स्थल है जिस पर हम रहते हैं, अनेक प्रकार की जैव विविधताओं से भरा हुआ है। यानी इसमें विभिन्न प्राणियों जैसे जंतु जगत, प्राणी जगत और वनस्पत जगत की विविधता पाई जाती है। मानव और दूसरे जीवधारी जो होते हैं जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन और पुनः चक्रण करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में आते हैं और इन पर दूसरे सभी जीव निर्भर होते हैं। दोस्तों वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। ये आकार और कार्य में विभिन्न हैं, परंतु अंतर निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक दूसरे के द्वारा एक तंत्र में बंधी हुई या गुथी हुई हैं। आइए जानते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। दोस्तों यदि हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो क्या पाएंगे? कुछ ऐसे प्राणी और पौधे जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और वास्तव में भारत जो है जैव विविधता के संदर्भ में दुनिया के सबसे समृद्ध या रिच देशों में से एक है। यहाँ दुनिया की संपूर्ण जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और उनके किस्मों के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये संसाधन जो हैं वन्य जीव संसाधन या वन्य जीव, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न वनस्पतियां और प्राणी हर रोज़ के जीवन में इतने जुड़े हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते, लेकिन पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भी भारी दबाव पड़ा है। दोस्तों कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जगत और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इसमें से कुछ उपजातियां नाजुक अवस्था में हैं और कई उपजातियां लुप्त होने के कगार में हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीतीदार उल्लू, मधुका इग्निसिस महुआ की जंगली किस्म और हुबड़िया हेप्टा न्यूरोन घास की एक प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। ये लुप्त होने के कगार पे हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। और आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, लेकिन छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों लुप्त होते वन, भारत में जिस पैमाने पर वनों की कटाई होती जा रही है, ये विचलित करने वाली बात है। देश में वनावरण के अंतर्गत 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है
और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 24.16% है। सघन वन जिसमें से 12.2%, खुले वन 9.14% और मैंग्रोव 0.14%, ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के आंकड़ों के अनुसार हैं। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियां कौन कौन सी होती हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको कि हम IUCN कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके अनुसार जो पौधे हैं और अन्य जातियां हैं उनको कुछ श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे सबसे पहला है सामान्य जातियां। सामान्य जातियां वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक आदि। कुछ जातियां संकटग्रस्त जातियां होती हैं जो IUCN का वर्गीकरण है। संकटग्रस्त जातियों में वे जातियां होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है और विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि ये जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, सिर पूंछ वाला बंदर, संगाई या मणिपुरी हिरण, ये सभी प्रकार की जातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। इसके अलावा जो कुछ जातियां सुभेद या वर्नरेबल जातियां कही जाती हैं, ऐसी जातियां जिनकी संख्या घट रही है और यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, इसी प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियां या रेयर स्पीसीज में इनकी संख्या बहुत कम है और सुभेद्य है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदलती तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। और एक वर्गीकरण स्थानिक जातियों का है। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन स्थानिक जातियों की श्रेणी के उदाहरण हैं। और देखिए, एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण लुप्त जातियों के बारे में है। ये वो जातियां हैं जिनके रहने के लिए आवासों में खोज करने पर ये नहीं पाई जाती हैं या ये गायब हो चुकी हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। दोस्तों, बात यह है कि एशियाई चीता जो कि विलुप्त हो चुका है वो कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता जो है बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। ये 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीर नुमा निशान हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने के कारण ये लुप्त हो चुके हैं। भारत में ये जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। दोस्तों, कौन कौन से प्रतिकूल कारक होते हैं जिनके कारण कोई वनस्पति या प्राणी जात में ऐसा भयानक ह्रास होता है? दोस्तों, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो मानवीय स्तर पर हो या फिर प्राकृतिक स्तर पर, उससे भी इनके घटने का खतरा हो जाता है। दोस्तों, लकड़ी, छाल, रबर, पत्ते, दवाई, भोजन, ईंधन, चारा, खाद्य और इन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वनों से ही ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेलवे लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव हुआ और भारत में देखा जाए वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि को कृषि भूमि में बदला गया था। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और मध्य भारत में जो स्थानांतरित खेती या झूम खेती होती है, इसके चलते वनों की कटाई होती है, जिससे वनों का बहुत नुकसान होता है।
दोस्तों, बड़ी विकास योजनाएं जो होती हैं उनसे भी वनों को नुकसान होता है। 1952 में जो रिवर वैली प्रोजेक्ट या नदी घाटी परियोजनाएं हुई थीं, उनके कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ किया गया था। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। और देखिए, मध्य प्रदेश के 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएंगे। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है। ये डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। इनमें भारतीय हाथी भी शामिल है। दोस्तों, बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी, पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। लेकिन चारे और ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियों से काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों का संचय कोष है, जो बहुत तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए जरूरी है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक विशेष अध्ययन में हम देखेंगे हिमालयन ईव जो है वो संकट में है। हिमालयन ईव या चीड़ की एक प्रकार है जो कि सदाबहार वृक्ष है, एक औषधि पौधा है। ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है और ये जो है कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है और इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जात को खतरा हो गया। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। दोस्तों, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना और उनका शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण, विषाक्तीकरण और दावा नल जो कि जंगलों में आग लगती है, ये भारत में जैव विविधता को कम करने वाले प्रमुख कारण हैं। पर्यावरण विनाश जो है, अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा, उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता है। आमतौर पर विकासशील देश हैं, यहाँ पर पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। इसीलिए कुछ विचारक बढ़ती हुई जनसंख्या को एक प्रदूषण मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपभोग जो है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग समाप्त हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातली जल क्षेत्र प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। दोस्तों, भारत में वनों और वन्य जीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश प्राकृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा है। जब हम जैव विनाश करेंगे तो इससे कई मूल जातियां और उन पर आश्रित कई समुदाय समाप्त हो जाएंगे। जैसे कुछ ऐसे समुदाय हैं जो खाने पीने, औषधि, संस्कृति, आध्यात्म, इनके लिए जंगलों पर जुड़े हुए हैं। गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुई हैं। महिलाओं पर कार्य का भार बढ़ता जा रहा है और कई बार उन्हें लकड़ी, चारा इकट्ठा करने के लिए बहुत दूर तक जाना होता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने पर घर और अन्य सदस्यों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक परिणाम भी होते हैं। दोस्तों, भारत में जो बाढ़, सूखा या ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उससे भी गरीब तबका सबसे अधिक प्रभावित होता है। इस स्थिति में गरीबी जो है पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। दोस्तों, भारत में वनों के लिए या वन्य जीव के संरक्षण के लिए जो है व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं। वन्य जीव और वनों में तेजी से जो ह्रास हो रहा है, इसके कारण इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। लेकिन
जो है हमारे जीवन के साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा जो हैं, इनके सुरक्षा के लिए, विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए, वनस्पति और पशुओं में जेनेटिक विविधता को संरक्षित करना आवश्यक है। दोस्तों, जैसे हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं, जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम का पुरजोर मांग की और भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि वन्यजीवों के आवास का रक्षा किया जाएगा और जो लोग इनका विनाश करते हैं, इनका शिकार करते हैं, उनके लिए कानूनी प्रावधान किए गए थे। इसमें संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर बल दिया गया, शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने का प्रबल जोर दिया गया। उसके बाद केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार यानी सेंचुअरी स्थापित किए और इसके बारे में आप जान रहे हैं। दोस्तों, इन प्राणियों में बाघ जो है, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण यानी हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ जैसे स्वच्छ जल, लवणी जल मगरमच्छ और घड़ियाल, इन सभी के संरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया। पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा यानी भारतीय गोंडा वन जिसको इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, और हिम तेंदुओं के शिकार और व्यापार पर पूरी तरह से अथवा आंशिक प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ पर देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरण किस प्रकार से दिख रहे हैं। दोस्तों, आजकल संरक्षण परियोजनाएं और जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है और वन्यजीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई थी। दोस्तों, इसी प्रकार जो है बाघों के संरक्षण के लिए एक बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था और 1973 में देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित जनसंख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई थी, क्योंकि बाघों को मारकर उनका व्यापार किया जा रहा था, चोरी किया जा रहा था, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, ये सभी बाघों के लिए जो है महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थीं। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। 1973 में इसको शुरू किया गया था। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बड़े आकार की जैव जाति को भी बचाना है। बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट के लिए कई राष्ट्रीय उद्यान जैसे जिम कॉर्बेट, सुंदरबन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और उनका वितरण। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय बहुत कठिन है। भारत में वन और वन्य जीवन तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग या अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। भारत में वनों के जो प्रकार हैं उनको कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरे प्रकार के वन रक्षित वन होते हैं। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और तीसरा वर्गीकरण अवर्गीकृत वनों का है। ये अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। दोस्तों, आरक्षित और रक्षित वन अस्थायी वन क्षेत्र होते हैं। इनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है।
मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। लेकिन इसके विपरीत बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं और स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। दोस्तों, वनों के संरक्षण में समुदाय की भूमिका क्या होती है? वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश के कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीव को बचाते हैं। दोस्तों, हिमालय का जो प्रसिद्ध चिल्का जो है चिपको आंदोलन हुआ था, ये कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा। फिर भी इसने ये दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। और टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन चलाया और 9 दाने ने लिखा कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं और औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत वर्ष 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। दोस्तों, भारत में पर्यावरण विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, लेकिन स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। इसलिए वे ही विकास प्रक्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरण के लिए हितैषी हों और आर्थिक रूप से जो हैं वो प्रतिफलित हों। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पेड़ जो है, गौतम बुद्ध का कथन है कि पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी हैं जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो दोस्तों, पर्यावरण को एक प्रकार से मानव और इस मानव और ईश्वर के बीच की कड़ी भी माना जाता है। हमें पर्यावरण संरक्षण, वनों का संरक्षण और वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, 10वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 2, वन और वन्य जीव संसाधन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।